व्हाट्सअप गाइज, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। सो आई होप यू ऑल गाइज आर वेल इन स्टे एट होम. सो प्लीज़ डोंट गो आउटसाइड until and unless you don't have required any essential services. सो और घर में रहिए अभी, बस यही सजेशन है. आई जस्ट वांट टू सजेस्ट यू कि स्टे एट होम. सो आज मैं आपको एक और नया टॉपिक पढ़ाऊँगा. नया टॉपिक क्या, टॉपिक बोल लो, चैप्टर बोल लो. ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है जो बुक्स में, नया टॉपिक मान लो या नया चैप्टर मान लो, कुछ भी मान लो. तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा फाइनली एंड हो जाएगा और उस टॉपिक का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी. अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ऊंचाई और दूरी टफ चैप्टर है. मैंने कहा बिल्कुल नहीं. मैं आपको 3 बात बोलूँगा, 100% में से 3 बात बोलूँगा. एक की वेटेज में कुछ 95-96% दे दूँगा, एक को वेटेज में दे दूँगा 3%. बाकी जो बच जाएगा, अगर 95 दिया, 3 दिया तो बाकी 2 दे दूँगा. 100% चैप्टर को मैं 3 भागों में कैटेगराइज करके पढ़ाऊँगा आपको. सो अभी तो मैं खाली इंट्रोड्यूस करूँगा कि हाइट एंड डिस्टेंस में होता क्या क्या है और कैसे उसको डील करना है. कोई बच्चा अगर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा है, एसएससी, यूपीएससी या फिर जो जहाँ भी मैथ्स गणित पूछी जाती है और जिसके अंदर हाइट एंड डिस्टेंस का एक टॉपिक कवर किया जाता है, तो वहाँ शॉर्ट ट्रिक्स बनाई जाती है. रेशियो के ऊपर चलता है, √3 1 1 1 1/√2, इस तरीके से रेशियो के ऊपर चलता है. तो उसका अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो वो बेसिक क्लियर कर सकता है. जब कंपटीशन की तैयारी कराऊंगा तब मैं आपको रेशियो के ऊपर काम करना सिखाऊंगा. तो अभी जो मेरा मुद्दा है, जो मैं यहाँ पर आया हूँ, प्रस्तुत हुआ हूँ आपके सामने कुछ टॉपिक लेकर, उस टॉपिक का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस. उसको प्रस्तुत करूँ. आपको मेरी बात समझ में आगे होगी. क्या मैं शुरू कर सकता हूँ? हाँ सर, आप शुरू कर सकते हो. मैं टॉपिक यहाँ से लिखूँ, यहाँ से लिखूँ? सर आप यहाँ से लिखो, आप हटते जाते हो तो अच्छा दिखता है. तो मैंने यहाँ पर एक टॉपिक का नाम डाला. टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस. हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी. यहाँ मैंने लिखा हाइट एंड डिस्टेंस. हाइट एंड डिस्टेंस. हाइट एंड डिस्टेंस. हाइट को हम बोलते हैं ऊंचाई. हाइट को हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई. और भाई देख लेना हिंदी हिंदी क्या ठीक ठाक ही है. ऊंचाई और दूरी. ऊंचाई और दूरी. ऊंचाई और दूरी. चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी. मतलब अब हम इस बात को पढ़ेंगे. मैं अपना थोड़ा सा माइक ठीक कर लेता हूँ. मुझे लगता है कि माइक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है. वैसे तो मुझे लगता है माइक, आपको आवाज़ ठीक सुनाई दे रही होगी. सो माइक मैं ठीक कर चुका हूँ. अब ये माइक हो गया है ठीक. अब इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे. ऊंचाई और दूरी. इसमें सबसे पहले आपको 2 बातें ध्यान रखनी है. पहली बात ये है कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पता होना चाहिए और एंगल ऑफ डेफरेशन पता होना चाहिए. मतलब उन्नयन कोण, हिंदी में इसको बोलते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण. उन्नयन मतलब ऊपर की तरफ, अवनमन मतलब नीचे की तरफ. उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपकी होनी चाहिए. और लाइन ऑफ साइट क्या होती है? लाइन ऑफ साइट मतलब जहाँ जो जिस नज़र से आप देख रहे हो उससे बनने वाली लाइन, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं उसको. सो उसके बारे में छोटी सी बातें लिख देता हूँ. अगर आप यहाँ खड़े हो, मैं आपकी शक्ल बना दूँ, छोटी सी. अगर आप यहाँ खड़े हुए हो और ये आपकी आँख है, ये आपकी आँख है, और आँख से, अपनी आँखों से, मुझे पता है अपनी आँखों को आप कहाँ पर ज़्यादा देखते हो, लेकिन आप अपनी आँख से, सर आपके कहने का तात्पर्य क्या है? मैंने कहा एक रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, ये ज़मीन का तल है. मान के चलो आप ज़मीन के तल से आपकी आँख क्या है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नेग्लिजिबल है. मतलब ये हाइट जो आपकी, मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी नेग्लिजिबल है, कि आप यहाँ खड़े होके किसी बिल्डिंग के टावर या किसी टावर की टॉप को देखते हो. तो आप इस बात को यहाँ पर देख लो. तो जब आप ऊपर की तरफ देखते हो, तो उससे बनने वाला जो एंगल है, मान लीजिए एंगल थीटा, ये वाला थीटा एंगल को ही, इसी वाले एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन. एलिवेट का मतलब आपको वैसे ही पता है कि एलिवेशन का मतलब होता है, आपने एक्सीलरेटर देखे होंगे ना जो ऊपर की तरफ जाते हैं. हालांकि कुछ एक्सीलरेटर नीचे की तरफ भी आते हैं, लेकिन एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर की तरफ से बनने वाला एंगल. ऊपर की तरफ से बनने वाला एंगल, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है. इसी बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन. ये है एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन. लेकिन
लेकिन वही बात अगर ऊपर के एक पैरेलल लाइन के थ्रू आप यहाँ पर खड़े हो और नीचे किसी व्यक्ति को देख रहे हो या नीचे किसी कार को देख रहे हो, आप टावर के टॉप से नीचे की कार को किसी को देख रहे हो, तो ऊपर से एक पैरेलल लाइन जो ड्रॉ कर रही है, ऊपर से जो एक लाइन है वो भी एक समतल रेखा बनेगी, वहाँ से जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ सर, ये बात हमें पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन लिख दूँ मैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस जी, ये दो एंगल के बारे में जानकारी, और इस वाली लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, SIGST, लाइन ऑफ साइट। ये दो बातों के बारे में आपको जानकारी मुख्य तौर पर इस चैप्टर के भीतर आपको होनी चाहिए। अब जो मैंने बोला कि इस चैप्टर के अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से देखने वाला एंगल बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से देखने वाला बनता है। हालांकि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम ही होते हैं, क्योंकि ये आपको पता है, आपने लाइंस की एक थ्योरम होती है कि दो पैरेलल लाइन को जब एक तिर्यक रेखा एक लाइन काटती है तो उससे बनने वाले जो ये वाले एंगल होते हैं, कांतर कोण हिंदी में बोलते हैं इसको, ये बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं? बराबर। ये बराबर एंगल होते हैं और एंगल ये बराबर होते हैं, तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन आपकी हाइट एंड डिस्टेंस में, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन तो बराबर ही है, एक तरीके से मान के चलिए ये बराबर है एंगल ऑफ डिप्रेशन के। अब आगे की बात ये है कि सर इनका आप हिंदी नाम लिख दीजिए, हिंदी में इसका व्याख्यान कीजिए कि हिंदी में इस बात को क्या कहा जाता है। मैंने कहा हिंदी में इस बात को उन्नयन कोण बोला जाता है, उन्नयन कोण, और हिंदी में इसको अवनमन कोण बोला जाता है, अवनमन कोण। मतलब हिंदी में उन्नयन और अवनमन कोण बोला जाता है। ये हो गया उन्नयन कोण और इधर आपके पास हो गया अवनमन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन को अवनमन कोण, उन्नयन कोण, और एंगल ऑफ डिप्रेशन को अवनमन कोण बोला जाता है। यहाँ तक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। किसका? हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर्स में ये मेन तौर पर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज़ होगा। मैं इस चैप्टर को 100% मान के चलता हूँ कि 100% ये मेरे को कराना है। मैं आपको 100% क्वेश्चनों के अंदर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 95% क्वेश्चनों में tan यूज़ होता है, tan थीटा यूज़ होता है। जो भी एंगल होगा एलिवेशन या डिप्रेशन उसमें tan यूज़ होगा। ऐसा क्यों? ये मैं अपने अनुभव के आधारों पे बोल रहा हूँ कि 100% क्वेश्चन में अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें से 9 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन में तो मिनिमम tan यूज़ होगा ही होगा। मतलब ये अनुभव के आधारों पे बोल रहा हूँ कि tan यूज़ होगा। बाकी के 3% या 2% क्वेश्चनों के अंदर cot यूज़ हो जाएगा, cot थीटा यूज़ हो जाएगा। बाकी के 3% क्वेश्चन के अंदर sin थीटा और cos थीटा यूज़ होगा। इसका मतलब ये कि ये मान के चलीजिए कि मेजॉरिटी ऑफ पार्ट आपका 97% tan और cot पे ही चलेगा। पूरा का पूरा चैप्टर, चाहे आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि tan 30, tan 60 और tan 45 की वैल्यू आपको क्यों बताया जाता है कि tan 31/√3 होता है और tan 60 √3/2 होता है, √3/1 होता है, tan 45 1 होता है। क्योंकि आपको पता है हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर 95 से लेकर 97% tan और cot पे चलते हैं। बाकी 3% sin 60, sin 30, sin 45, cos 30, cos 30, 45 इस पे चलता है। ये बात आपको समझ में आ गई। 100% क्वेश्चनों में से 95% क्वेश्चन जो होंगे वो tan पे आधारित होंगे। आपको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सबसे पहला प्रयत्न tan के ऊपर करना है आपको। मतलब कि सबसे पहले देखना है कि मैं इसके अंदर tan लगाऊं। tan लगाने से अगर आंसर बनता है तो सबसे वेल एंड गुड। और मैं अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोल सकता हूँ कि 95 to 97% क्वेश्चनों के अंदर tan या cot ही लगता है, बाकी जो बच गया sin लगता है। मतलब ये
कि हम इसको करेंगे कैसे। मैंने कि आप ये मान के चलिए जो पीछे ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं फॉर्मूलों को यूज़ करके आपको ये बात ध्यान में रखना है और इन्हीं बातों को लगाना है, अप्लाई करना है। कैसे? मैंने कहा एक बिल्डिंग है, मैंने क्या कहा कि एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई, मैंने एक लिखा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में मैंने लिखा कि एक बिल्डिंग है, ये मैंने बिल्डिंग बना दी साहब, ये रही बिल्डिंग जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? इस बिल्डिंग की हाइट है 100 मीटर। मैंने कहा इस बिल्डिंग की ऊंचाई, और ये जमीन का तल है, जमीन का नीचे क्षैतिज तल है, नीचे वाला समतल है। मैंने कहा यहाँ पर खड़ी एक कार बना दूं मैं? हाँ सर कार बना दीजिए। मैंने कहा ये लो जी कार, ये बन गई कार। यहाँ पर खड़ी एक कार, ये कार बन गई, टार्जन वाली कार बना देता हूँ। ये कार है, इस कार में बैठा मैं, ये इस कार की हाइट जो होती है जब तक क्वेश्चन के अंदर मेंशन ना हो, मैं इसको नगण्य मानता हूँ। नगण्य मतलब नेग्लिजिबल, कि उसकी कोई हाइट नहीं है। मैं कहता हूँ यहाँ पर बैठे एक व्यक्ति की आंख से वो देखता है और इसका एंगल थीटा बना देता है। वो कहता है कि ये वाला थीटा जो है 30 डिग्री है। वो कहेगा कि बताइए कि बिल्डिंग के तल से, नीचे वाले तल से और जहाँ वो कार खड़ी है उसके बीच की दूरी बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? मैं क्वेश्चन को समझाऊं कि साहब एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपरी वाले तल से यहाँ पर कार खड़ी है और इस कार से जब वो उसके बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो एक एंगल बनता है। उस एंगल का डिग्री दे रखी है, उस एंगल का माप दे रखा है। उस एंगल का माप, ये वाला एंगल का माप आपको कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। 30 दिया है? हाँ जी 30 डिग्री दिया है। आपसे बोला गया है कि ये बिल्डिंग 100 मीटर ऊंची है। बिल्डिंग के टॉप से यहाँ पर कार में बैठे हुए आदमी की आंख से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। इसकी हाइट दे रखी है, इनके बीच की दूरी बतानी है कि बिल्डिंग और कार के बीच में कितनी दूरी है। ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। सर आपने कहा कि 95 से 97% क्वेश्चनों के अंदर 10 लगाना है, तो हम अपनी प्रायोरिटी पर 10 रखेंगे। इसके अंदर मैं tan थीटा लगाऊंगा। सर आप पहले हमें सारी ट्रिग्नोमेट्री जो वैल्यूज़ होती है 30, 60, 90 वो भी लिखवा दीजिए। मैंने कहा लो साहब मैं आपको सारी वैल्यू लिखवा देता हूँ। वैसे तो आपको याद होगी, मैं सारी वैल्यू इस क्वेश्चन के बाद लिखवा दूंगा। एक वैल्यू बता देता हूँ जो यूज़ होनी है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पर लगाओगे tan 30 बराबर ये वाली बिल्डिंग की हाइट ABC। tan 30 क्या होता है? tan 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है AB और बेस क्या है? बेस है BC। परपेंडिकुलर अपॉन आधार। आप साहब बताइए क्या आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू 100 मीटर दी है? मैंने कहा जी हाँ आपको 100 मीटर दी है। क्या आपको आधार की वैल्यू निकालनी है कि बिल्डिंग के नीचे वाले तल से और कार जहाँ खड़ी है उसके बीच की दूरी कितनी है? उसके बीच की दूरी x है। क्या tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है? tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। यहाँ कैंची वाला गुणा करा दिया, तो x की वैल्यू 100√3 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 100 के अंदर 3। ये वाली वैल्यू 100√3 मीटर यहाँ है तो यहाँ भी मीटर होगा। मीटर लगाना जरूरी है, नहीं तो एग्जामिनर आधा नंबर काट देगा। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आई।
हाँ सर ये बात हमें समझ में आ गई, लेकिन सर आप हमें पहले ये फॉर्मूले लिखवा दो जो बेसिक थे। कौन से बेसिक फॉर्मूले? जो एजम्पशन के ऊपर चलते थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस समथिंग समथिंग, एजम्पशन वाले 6 फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपके जवान पर मसालों की तरह चटपटे मसालों की तरह याद होनी चाहिए। ठीक है, ये बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कौन सी बात? मतलब एक तरीके से मैं ये कंसेप्ट लिख देता हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्या कंसेप्ट होगा। सर क्या कंसेप्ट को बादल में बनाओगे? मैंने कहा बादल में ही बनाऊंगा, लेकिन बादल में बनाकर ज़मीन से जुड़ा रहूँगा, क्योंकि ज़मीन से ना जुड़ूंगा तो कंसेप्ट की वैल्यू ना पता लगेगी। कौन से कंसेप्ट? पहली बात ये कि एक राइट एंगल ट्राइंगल जो कि हर क्वेश्चन के अंदर लगना है, ये थीटा है, 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये लंब है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये लंब है, ये आधार है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस है। लंब आधार और कर्ण, मतलब हिंदी में लंब आधार और कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार। मतलब साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण और टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार। लाल बटे काका। मैं यहाँ पर कौन से एजम्पशन की बात कर रहा हूँ? अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो लंब बट्टे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सर ये तो हमें पता है। मैंने कहा और क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यही तो बात लिख रहा हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है, इससे कट जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये होता है सीकेंट थीटा क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और यहाँ पर है कॉट थीटा क्या होगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये 6 फॉर्मूले मसालों की तरह याद होने चाहिए, चटपटे मसालों की तरह याद होने चाहिए। समझ में आती है बात मेरे सभी नालायक अच्छे बच्चों को? सर नालायक भी बोलते हो, अच्छे भी बोलते हो, यही तो बात है कि आपको बुरा ना लग जाए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा के बाद क्या आता है? सीकेंट थीटा के बाद क्या आएगा? कोट थीटा। इनकी वैल्यू डाल दूं? इनकी कौन सी वैल्यू? 0 डिग्री पर कितनी होती है? 30 डिग्री पर कितनी होती है? 45 डिग्री पर कितनी होती है? 60 डिग्री पर कितनी होती है? 90 डिग्री पर कितनी होती है? 0 पर 0, 1/2, इसका 1/√2, √3/2, 1 उल्टा कर दिया, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ये 0 को 1 से भाग करोगे, 2 से 2 कट गया, 1/√3, 1 और ये हो जाएगा √3 और ये अपरिभाषित। यहाँ पर 0 का उल्टा अपरिभाषित, यहाँ पर इसका उल्टा, यहाँ पर इसका उल्टा, यहाँ पर इसका उल्टा, यहाँ पर इसका उल्टा, यहाँ पर फिर इसका उल्टा करूँगा। 1 का उल्टा 1 ही होता है, 2/√3 हो जाएगा, यहाँ √2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0 का उल्टा अपरिभाषित। 0 का उल्टा आप सोचिए 0/1 0 होता है, तो 0 का उल्टा 1/0 होगा तो अपरिभाषित होगा, मतलब इनफाइनाइट होगा, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, अपरिभाषित उसकी वैल्यू निकलेगी। उसके बाद कॉस थीटा, कोट थीटा, 0 का उल्टा अपरिभाषित, ये √3, ये 1, ये 1/√3 और अपरिभाषित का उल्टा 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाले फॉर्मूले, यही इस चैप्टर की जान है। इसी चीज़ पे पूरा का पूरा चैप्टर टिका है। और एक बात और, 100% क्वेश्चनों के अंदर में से मैंने फिर से रिपीट करता हूँ कि 97% क्वेश्चन जो tan और कोट पे चलेंगे और tan थीटा और कोट थीटा पे चलेंगे, 3% क्वेश्चन साइन कॉस कोसिकेंट उन पे चलेंगे, बाकी अदर्स पे, बल्कि साइन और कॉस पे चलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 97 में भी 96% या 95%
जो क्वेश्चन होंगे वो 10 पे ही आधारित होंगे। ये सारी बात एक तरीके से इस चैप्टर की जान है, इस चैप्टर का मान है, इस चैप्टर का सम्मान है। मतलब यही पूरी बात हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर। अगर मैं इस चीज़ के अलावा किसी और चीज़ को टच कर दूं इस चैप्टर के अंदर, तब आप मुझे बोलना कि सर आप अपनी बात से मुँह कर गए। यही चीज़ लगेगी, यही बात लगेगी इनमें, हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर यही बात लगेगी, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है। जैसे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की एप्लीकेशन की थी, वैसे ट्रिग्नोमेट्री की भी एक एप्लीकेशन है। कहाँ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सर आज की क्लास तो इंट्रोडक्शन क्लास है। मैंने कहा जी हाँ, आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है और इस क्लास में मैं आपको छोटे मोटे क्वेश्चनों के जरिए आपको ये बात दर्शा दूंगा कि इस चीज़ के अलावा सर इसको कॉन्सेप्ट लिखो ना। मैंने कहा ये है कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट। क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट है? मैंने कहा जी हाँ, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरी की पूरी बात कॉन्सेप्ट की है। यहाँ पर पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट मान के काम करना पड़ेगा। ओ मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू और ये वाले एजम्पशन वाले फॉर्मूले, और हर बार मुझे ये बनाना पड़ेगा इस तरीके से, इस फॉर्मेट में। जैसे कार के जरिए मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया, क्योंकि मैं नीचे से देख रहा था तो एलिवेशन का एंगल बनेगा, ऊपर से देखूंगा तो डिप्रेशन का एंगल बनेगा, और कहीं तो एलिवेशन और डिप्रेशन के एंगल्स कंबाइन बना के दे देगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन के बराबर ही है, कोई दिक्कत की बात ना है। अब बात मैं मुद्दे की करता हूँ कि ये सारी की सारी बातें कंसेप्ट है, इन्हीं के ऊपर पूरे चैप्टर का आधार है। मुद्दे की बात मैं यहाँ करता हूँ, दोबारा से रिपीट करता हूँ अपनी बात को कि 97% क्वेश्चन के अंदर 97% क्वेश्चन के अंदर tan थीटा लगेगा, cot थीटा लगेगा, बाकी क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लगेगा। मैं ये अपने एक्सपीरियंस पास्ट भूतपूर्व तो ना कहूँगा, पूर्व अनुभव के आधारों पर कह रहा हूँ, पुराने अनुभव के आधारों पर कह रहा हूँ। हिंदी में पता नहीं क्या वर्ड होता है, भूतपूर्व तो भाई रिटायर कुछ होता होगा, लेकिन मैं अभी रिटायर नहीं हुआ। अभी मैं आपको ये बात पढ़ा के जाऊंगा कि मैं अपने अनुभव के आधारों पे ही कह रहा हूँ कि 97% क्वेश्चनों में आंख बंद करके tan लगाकर देखना, पहले आंसर निकल जाएगा। और सर इस हिसाब से तो ये बात हो गई कि अगर 97% क्वेश्चनों में tan और cot लग रहा है तो ये वाली फॉर्मूले तो tan के एंगल्स तो आपको 100% ही याद होने चाहिए। हालांकि मैं बता भी चुका हूँ कि ये एंगल्स की वैल्यू कैसे आती है, ये एंगल्स की वैल्यू कैसे निकलती है। आप पीछे की वीडियो जाके देखिए कि एंगल्स की वैल्यू ये 1 कैसे आई, 1/2 कैसे आई, tan और साइन और cos की तो बता रखी है कि किस एंगल से इक्विलेटरल ट्राइंगल से कौन सी वैल्यू निकल सकती है। 30 और 60 के बीच की वैल्यू इक्विलेटरल ट्राइंगल से निकलती है, और आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल से और वैल्यू निकलती है, और राइट एंगल ट्राइंगल से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, ये मैं बता चुका हूँ। आप मेरी वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में खोज मारना कि हाँ कौन सी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो के अंदर सर ने ये बात सिखाई है, वो सर्च करना और खोज लेना, कोई मेहनत का काम ना है उसके अंदर, तुरंत मिल जाएगी। अब बात करता हूँ आगे। आज की क्लास तो सर इंट्रोडक्शन क्लास है, हमें क्वेश्चन नहीं करने। मैंने कहा कैसी बातें करते हो, छोटे क्वेश्चन तो कराऊंगा ना, बड़े क्वेश्चन तो मैं अगली क्लास में कराऊंगा, छोटे क्वेश्चन तो मुझे कराने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैं कैसे बता पाऊंगा कि इन बातों का यूज़ करना है। छोटे क्वेश्चन मतलब ऐसे कि मैंने कहा कि एक पेड़ है, ये है पेड़ मान लूं या पेड़ की शक्ल दे दूं? नहीं, पेड़ आपने मान लिया, ये एक पेड़ है। ये पेड़ की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, इस पेड़ की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। और बस आपको बताया क्या गया है, आपको ये बताया गया है कि आंधी चली
आंधी चली, बहुत तेज हवाएं आई और आंधी के कारण ये पेड़ कुछ ऊंचाई से टूट गया, कुछ ऊंचाई से ये पेड़ टूट गया। उसने क्वेश्चन के अंदर ये बोला कि पेड़ जहाँ से टूटा है और जितना ऊपर टूटा है वो 12 मीटर है। मतलब ये पेड़ पूरा इतना लंबा और उसमें से 12 मीटर पे टूट गया, ये 12 मीटर पे टूट गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 12 मीटर। और दूसरी बात उसने ये बोली कि पेड़ इस तरीके से टूट के ज़मीन पे गिर गया। इसको जब ये टूटा यहाँ से, तो ये नीचे वाला पोर्शन तो साहब जड़ से जुड़ा हुआ है, ये थोड़ी ना गिरेगा, ऊपर से टूटा है तो ये टाएं ऐसे टूटा और ये ज़मीन पर इस तरीके से लग गया। मतलब ये 12 मीटर टूट के इधर गिरा और यहाँ लग गया। और उसने कहा कि जहाँ ज़मीन से लगा और ज़मीन के साथ उसका एंगल 30 डिग्री बन जाता है। मेरे क्वेश्चंस की फ्रेमिंग जो मैं समझाना चाहता हूँ, ये बात समझ में आ रही है? क्या मुझे क्वेश्चन हिंदी में लिखना पड़ेगा, मतलब वाक्यों में व्याख्यान करना पड़ेगा उसके अंदर? नहीं सर, हमें आपके क्वेश्चन की बात समझ में आ गई कि पेड़ कुछ x मीटर रहा होगा और x मीटर पेड़ में से जहाँ से वो पेड़ टूटा है और जो पेड़ की चोटी है वो 12 मीटर है और वो पेड़ टूट कर इस प्रकार गिर गया कि जहाँ वो गिरा ज़मीन पर उसका ऊपरी सिरा लगा वहाँ से और ज़मीन के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया है कि पेड़ की ऊंचाई निकाल दीजिए, कि पेड़ कितना ऊंचा है, पेड़ की लंबाई कितनी है, ये बतानी है आपको। आप एक चीज़ बताइए कि अगर ये 12 मीटर है तो क्या ये वाली भी 12 मीटर रहेगी? आंसर है यस, क्योंकि साहब टूटा तो 12 मीटर है तो वही तो 12 मीटर रहेगा, अलग से थोड़ी ना ऐड हो जाएगा। भाई साहब मान के चलिए कि ये एक पेड़ है, विजुलाइज करा रहा हूँ सिचुएशन, और आंधी चली, आंधी इधर से आई, ठक 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 आंधी, और ये टूट गया। जब ये टूट के ज़मीन के साथ लगा और मैंने ये बात बोली कि ये 12 मीटर टूटा है, क्या आपको बात समझ आ रही है? 12 मीटर टूटा है और ठाई टूट के नीचे ज़मीन के साथ लग गया। तो साहब 12 मीटर टूट के जब ये नीचे लगेगा तो ये वाली लंबाई भी 12 मीटर ही होगी। ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी है। ये एंगल आपको थीटा दे दिया, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री हो गया। पेड़ की हाइट आपसे जानना चाहता है कि पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है। तो साहब ये 12 मीटर है, पूरा पेड़ अगर x मीटर है तो 12 माइनस एक्स हो गया। अब आपको क्या नीचे वाली बात पता है? मैं कहूँगा जी नहीं। अगर नीचे वाली बात नहीं पता आपको तो आप 10 नहीं लगा सकते, क्योंकि 10 के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। आप देखिए कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लग जाता है, तो वो सिचुएशन है साइन थीटा। तो इसके अंदर मैं साइन 30 लगाऊंगा। साइन 30 इज इक्वल टू होगा 12 माइनस एक्स अपॉन में 12 माइनस एक्स अपॉन 12। क्या इस बात को, मेरी बात समझिए ध्यान से, क्या मैंने साइन 30 जब लगाया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब की लंबाई 12 माइनस एक्स है, कर्ण की लंबाई 12 है, लंब बट्टे कर्ण साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है। यहाँ 1/2 लिख देता हूँ, मतलब 1/2 इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स अपॉन 12। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इससे 6 बार कट जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पर 6, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ आ गया हूँ मैं इसको लेकर इसी अपना सॉल्यूशन। ये मेरे पास क्या बचेगा, ये 6 आ जाएगा, 12 माइनस एक्स हो जाएगा, तो x इधर आएगा तो 12 माइनस 6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 मीटर कैसे आएगी? x की वैल्यू 6 मीटर कैसे आ सकती है? x की मीटर 6 मीटर तो आ ही नहीं सकती। मैं क्वेश्चन देखूँ क्या एक बार और? सर आपने गलती कर दी है। मैंने कहा क्या गलती कर दी? ओहो, ये जो है पेड़ की लंबाई x में से 12 घटेगा। ओहो, मेरे तो प्यारे सारे सभी बच्चों ने पकड़ ली मेरी गलती। पेड़ साहब लंबा है तो लंबे में से छोटा घटेगा,
x माइनस 12 होगा यहाँ पर, x माइनस 12 आएगा। वही तो मैं कहूँ मेरा आंसर कैसे, पेड़ कैसे 6 मीटर का और टूटा 12 मीटर कैसे हो सकती है। x इज इक्वल टू आ गया 18 मीटर। मतलब x आपने क्या माना था, पूरा x माना था आपने, पूरा x माना था आपने पेड़ की ऊंचाई, और पूरा x 18 आ गया, तो इसका मतलब जो ऊंचाई आ गई पेड़ की वो 18 मीटर आ गई। तो आप यहाँ लिख सकते हो हाइट ऑफ ट्री जो आ गई वो कितनी आ गई, 18 मीटर। यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके एक नंबर आधा नंबर काट देगा। सर क्या ऐसे क्वेश्चन होते हैं? मैंने कहा ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं साहब, इसी में छुटपुट गलती हो सकती है। जैसे मैंने ध्यान ना दिया, मैंने ध्यान ये ना दिया कि साहब x की लंबाई ज़्यादा है, x में से 12 घटेगा, मैंने 12 में से x घटा दिया जल्दबाजी में, मैंने जल्दबाजी में 12 में से x घटा दिया। मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन तब हुआ जब मैंने देखा x इज इक्वल टू 6 आ रहा है, तब मेरे दिमाग की बत्ती जली कि साहब पेड़ की लंबाई 6 और टूटा 12 मीटर कैसे हो सकता है। तब मैंने ध्यान दिया कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई, फिर मैंने उसको ठीक करके 18 मीटर की ट्री की ऊंचाई होगी। इसी टाइप के हम क्वेश्चन आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, और इससे बेहतरीन क्वेश्चन जो बन सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है साहब लोगों, तो तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, घर से बाहर मत जाइए। तब तक के लिए आप और बाकी वीडियो हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो देखिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सलाम, ओके।